हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 24 किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी डेली क्लासेस यहाँ होती हैं वह आप तक डेली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए दहन अभिक्रिया, ऑप्शन बी यौगिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए जो एथेनॉल है, ठीक है, इसका जो एथेनोइक अम्ल परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कैसे एथेनॉल जो है, ठीक है, यह क्षारीय KMnO4 का अम्लीकृत करके K2Cr2O7 के साथ ये ऊष्मा का उपस्थिति में, अगर इसमें ऊष्मा जाएगी तो इस उपस्थिति में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। यहाँ KMnO4 तथा K2Cr2O7 ये क्या है? ऑक्सीजन प्रदायिका पदार्थ है। ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में वृषण यानी टेस्टिस जो होता है मेल में, उसका उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। और एक बार पढ़ देते हैं। मानव नर में यानी मेल में वृषण यानी जो टेस्टिस होता है यह उदर गुहा यानी पेट के बाहर वृषण कोश में नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? ऑप्शन ए, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन बी, इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी, यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन डी, यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए मानव नरों में यानी जो मेल होते हैं उसमें जो वृषण उनका होता है यानी टेस्टिस जो होता है यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश यानी स्क्रोटम। वृषण कोश यानी जिस झिल्ली में जो टेस्टिस रहता है उसे हम लोग वृषण कोश, इंग्लिश में उसे स्क्रोटम कहते हैं, उस थैली में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है इनके लिए क्या ये शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? तो देखिए शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो होता है, अधिक तापमान होने पर मर जाते हैं, जिसके कारण इसका निर्माण शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और पुरुषों में एक जोड़ी वृषण यानी कितनी टेस्टिस होती हैं? तो एक जोड़ी यानी 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है? यह पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस और उदर गुहा से बाहर शीर्षने के पास, ठीक है, यानी पेनिस के पास वृषण कोश यानी स्क्रोटम में सुरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। और शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म, इसी जो टेस्टिस है इसी टेस्टिस में क्या होते हैं? तो परिपक्व होते हैं, मेचुअर होते हैं। और इनका निर्माण भी, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है। आई होप आप लोग पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है।
ये आप लोग अभिक्रिया दे दिया गया है, इस अभिक्रिया को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इस अभिक्रिया को देखने के बाद बताइए आप लोग कि अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है, Fe या CO2 या Fe2O3 या CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। दी गई जो अभिक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक की भांति कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए कैसे, तो ये जो O3 है, ये O3 यही कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, आप लोग यहाँ पर ठीक से देख लीजिए, ये जो O3 दिख रहा है और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो ये जो है यही किसके रूप में कार्य करता है, तो अपचायक के रूप में कार्य करता है। यहाँ जो Fe2 है, ठीक है, और O3 यहाँ पर दिख रहा है, ये CO को ऑक्सीजन देता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या देता है, ये तो ऑक्सीजन देता है। अतः यह ऑक्सीकरण या अपचायक, ऑक्सीकरण को ही अपचायक कहते हैं। ठीक है, जहां CO यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा यह क्या है, अपचायक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, अतः यह अपचायक है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो होता है, ये जो दिया गया है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग से, इसमें जो पहला क्या है, हाँ, तो इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा। ये जो मैग्नीशियम जो देख रहे हैं ये पहला इसका हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो सोडियम हो जाएगा। मैग्नीशियम से ज्यादा जो कौन है, सोडियम। सोडियम से फिर बेरियम, उसके बाद सीजियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए आवर्त में यानी पीरियोडिक टेबल में बाएं से कहाँ जाने पर, दाएं जाने पर धात्विक गुण, ये जो धात्विक गुण है ये क्या होता है, तो धात्विक गुण का मान घटता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और वर्ग में जो वर्ग होता है ग्रुप में, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण का मान बढ़ता है। ये धात्विक गुण का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा वर्ग में। ये इतने बात आप लोग को याद रखना चाहिए। और जो सीजियम है, ठीक है, सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सीजियम क्या है, सबसे, सीजियम जो है ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे। ठीक है, तो देखिए संसाधन जो है हमारे क्या क्या दिए गए हैं, आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला है, जब मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो लाइट और पंखा फालतू जलाकर कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको बंद कर देना ही संसाधन के लिए संधारिता यानी हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीढ़ियों की जगह अगर लिफ्ट इस्तेमाल कीजिएगा संसाधन का आप लोग संरक्षण कैसे कर पाइएगा, तो ये गलत हो गया। सी नंबर देखिए, जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नालों की मरम्मत करवाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जल को संरक्षण कर सकें। ऑप्शन डी क्या है, वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कथन ए, कथन सी और कथन डी, ये तीनों राइट हैं और बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए, सी एंड डी। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। क्यों ओजोन जो है, ओजोन परत ये क्षय होने लगता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है। ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि, यानी अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होते हैं इसमें वृद्धि के कारण। ऑप्शन बी, पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होना। ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरणों की वृद्धि। ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो वायुमंडल जो है इसमें समताप मंडल में जो क्या पाया जाता है, ओजोन परत जो पाया जाता है, यह क्षय पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पहुंचने वाले जो यूवी रे किरण है, यूवी अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है,
इसमें वृद्धि के लिए यही उत्तरदायी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूवी अल्ट्रावायलेट रे है यही ओजोन परत का क्षय का कारण है। ठीक है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? यूवी विकिरण में वृद्धि। देखिए, समताप मंडल जब यहाँ पर आया है तो थोड़ा जान लेते हैं। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सार्थिक जो अल्ट्रावायलेट किरण है इसके तरंगों को अवशोषण तथा विरल घनत्व वाली हवा के कारण होती है। ठीक है, और समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो कितना? तो 15 से लेकर 35 किलोमीटर 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। कौन? ओजोन मंडल। ये इतनी बात आप लोग को याद रखनी चाहिए। और इस मंडल में जो होता है समताप मंडल में समताप, इसमें तापमान समान होता है, इसमें किसी भी प्रकार की मौसमीय परिघटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, और यहाँ पर 36 दिशा में हवाएं चलती है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प गलत? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गलत विकल्प का चयन पूछा है। ऑप्शन ए, कोशिकाएं संयुक्त होकर सिरों का निर्माण करती हैं, सिराओं का निर्माण करती हैं, यानी वेन्स का निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी, लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी, उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च रक्तचाप जो होता है यह धमनियों के संकुचन के कारण होता है, सिराओं का नहीं, वेन का नहीं, आर्टरी के संकुचन के कारण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और ये बाद बाकी जो है ये सब सही है, ये सब सही है। ठीक है, जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर? तो सही उत्तर का चयन करने को कहा गया है। कथन एक, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। कथन दो, आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, कथन एक जो है ये क्या कह रहा है? आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, सही है, और दाब आरोपित करने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। कथन दो क्या बोल रहा है? आयनिक यौगिकों के गलनांक जो होता है, ठीक है, यह गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, नहीं, ये गलती हो जाएगा। तो कथन एक सही और कथन दो गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कथन एक सही सत्य है और कथन दो असत्य यानी गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों से उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ऑप्शन बी, केवल विसरण और संग्रहण। ऑप्शन सी, केवल वाष्पोत्सर्जन और संग्रहण। ऑप्शन डी, केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, वाष्पोत्सर्जन जो विसरण और संग्रहण ये पौधों में उत्सर्जन की विधियों के तरीका को विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, कौन? वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ये तीनों ही क्या हैं? तो पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीके हैं। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। देखिए, पादपों में अपशिष्ट उत्पादक का उत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। एक होता है गैसीय अपशिष्ट द्वारा, यानी किसके द्वारा? तो गैस के द्वारा। ठीक है, और दूसरा जो होता है यह होता है वाटर के द्वारा, जलीय अपशिष्ट उत्पाद। और तीसरा जो होता है वो सॉलिड के कारण होता है, सॉलिड अपशिष्ट उत्पाद। ठीक है, तो देखिए, गैसीय जो अपशिष्ट उत्पाद है ये कैसे होगा? तो ये CO2 O2 का उत्सर्जन पत्तियों में जो एस्टोमेटा पाया जाता है उसके द्वारा, तनों से लेटिंकल्स द्वारा होता है। और पादपों में श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक मात्रा में जल निष्कासित करती है, इस विधि से ये वाटर का हो गया। ठीक है, और तीसरा जो सॉलिड है, पादप में जो सॉलिड यानी ठोस अपशिष्ट उत्पाद है यह कोशिकीय रितिका और उत्तकों में संचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों विधि, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, तीनों विधि से ये क्या करता है? पौधों में उत्सर्जन का तरीका दर्शाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसे
60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, तो ये न्यूमेरिकल्स आ गया। और मैंने बार बार कहा है कि आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल्स का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं न्यूमेरिकल्स के, साइंस न्यूमेरिकल के। इसमें जो लाइट वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही हाईलाइटेड होता है, ठीक है। इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल्स भी करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो इसके चलिए इसको जल्दी से फाइंड करके दिखाते हैं। तो क्या होगा, जो गिवन डेट दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले देखिए फोकस दूरी का परिमाप कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फोकस दूरी कितना दिया है, तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी 60 सेंटीमीटर की दूरी बोला है, किसकी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, वी क्या है, तो -60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम लोग बैठाते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास दिया है f फोकस दूरी दिया है और v प्रतिबिंब दूरी दिया है। तो इसको बैठा लेते हैं। तो 1/-20 प्लस 1/60, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 60 एलसीएम आ गया और इधर हो गया 23 जा तो -3 और ये प्लस और 61 जा 61 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, तो -2/60, -3 से -1 गया तो -2/60। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -60/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोग को फॉर्मूले को अच्छे से सूत्र को याद कर लेना है। जो दर्पण सूत्र है क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखिएगा, तभी जाके आप लोग इसको फाइंड कर पाएंगे। मिनिमम 5 सेकंड से ज़्यादा आप लोग को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।